आज के इस पीवाईक्यू सीरीज में हम रिकर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, तो हम सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जो कि गेट 2002 में आया था कि इन द सी लैंग्वेज एंड देयर आर 4 स्टेटमेंट्स एंड गिवन एंड वी नीड टू चूज़ वन करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड को समझेंगे कि क्या होता है। फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देन देयर इज वन प्रोग्राम गिवन, ये गेट 2003 में आया था। देन थर्ड क्वेश्चन ये 2015 में आया था। देन फोर्थ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2015। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन 2018 में आया था। सिक्स्थ क्वेश्चन 2019 में आया था। देन सेवेंथ क्वेश्चन 2021 में आया था। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम वन बाय वन देखेंगे हर वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस पहले इसलिए दिखाता हूँ कि इसमें आपको कंप्लीट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही आप देखना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन जस्ट स्क्रॉल द वीडियो एंड यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, in the C language, at most one activation record exists between the current activation record and the activation record for the main। यहाँ पहले हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, जब भी आप सी प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट करते हैं सीखना, तो आपको बताया जाता है कि हमें सबसे पहले एक मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो वी नीड अ मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन से ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इस मेन फंक्शन के अंदर डिफरेंट लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लाइक इंटीजर, आई, देन जे। देन हम किसी कोई फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऐड फंक्शन, देन मिन फंक्शन। ठीक है, इसका कुछ रिटर्न टाइप भी होता है। ओके, रिटर्न टाइप भी होता है इसका। तो यही सारी चीज़ें मेन फंक्शन के अंदर होती है। ओके, तो जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर क्या-क्या होता है? लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल ये यूज़ करता है। वी नो दैट लोकल वेरिएबल इज़ एक्सेसिबल विदिन फंक्शन। हम बाहर से किसी भी फंक्शन से हम उस लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो किसी डिफरेंट फंक्शन के अंदर है। देन पैरामीटर, जो भी पैरामीटर हम पास किए हैं, या रिटर्न वैल्यू, ये सारे वैल्यू जो हैं वो स्टैक में स्टोर्ड होते हैं, और इन रिकॉर्ड को हम बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ओके, तो ये मेरा एक एक स्टैक होता है जो कि मैनेज करता है हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड को। ओके, ये मेरा मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। जब मेन फंक्शन किसी ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, तो उस ऐड फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिफरेंट लोकल वेरिएबल होंगे, पैरामीटर होंगे, रिटर्न होंगे, और उसके लिए भी एक स्टोरेज होगा। ठीक है, जो कि लोकल वेरिएबल और जो भी ये रिकॉर्ड्स है उनको स्टोर करेगा। तो ये इसके लिए ऐड के लिए एक मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। इस रिकॉर्ड को भी हम बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर दिस ऐड फंक्शन। ठीक है, और जब ये ऐड फंक्शन कॉल होता है तो इसको हम बोलते हैं करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड। मीन्स ये करंटली एग्जीक्यूशन स्टेज में है, तो ये करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये। तो जब ये ऐड फंक्शन कंप्लीट कर देता है एग्जीक्यूशन, देन हम जानते हैं कि हम डायरेक्ट कॉलर फंक्शन पे आ जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे मेन फंक्शन इसका कॉलर फंक्शन है, ये कॉलर फंक्शन पे आ गया है, और ये मेरा जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है जो कि ऐड के लिए क्रिएट हुआ था, वो वैनिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर की जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर हैं, रिटर्न है, वो सारे वैनिश हो जाएंगे। वी कैन नॉट एक्सेस इट जब ऐड फंक्शन कंप्लीट कर देगा एग्जीक्यूशन। और फिर ये हम मेन फंक्शन पे आएंगे, और फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि मेन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है मिन। तो फिर यहाँ मिन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड फिर से क्रिएट हो जाएगा। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है, तो मिन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा।
ठीक है। और उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड के लिए, उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या जाएगा, लोकल वेरिएबल, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल फंक्शन से एक्सेसिबल नहीं होता है, उसी को हम स्टैक में रखते हैं, लोकल वेरिएबल पैरामीटर रिटर्न। और ये भी कंप्लीट करेगा जैसे एग्जीक्यूशन, तो ये फिर से मेन फंक्शन पे आ जाएगा, क्योंकि ये मेन फंक्शन से ही कॉल हुआ था। ओके, ये है हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट। और हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कौन मैनेज करता है, स्टैक मैनेज करता है, राइट। तो चलिए हम वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। एट मोस्ट वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड exists between the current activation record and the activation record for the main। अब जैसे मेन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा मेन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड कॉल क्रिएट हुआ था। और ये मेन के लिए जो एक्टिवेशन क्रिएट होगा वो बहुत देर तक वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग अदर फंक्शन जो है वो कॉल हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन में है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूशन में है उनको हम बोलते हैं करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ऐड के लिए जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा वो अगर एग्जीक्यूट हो रहा होगा या मिन के लिए एग्जीक्यूट हो रहा होगा, वो करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। तो यहाँ है कि एट मोस्ट वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट्स बिटवीन द करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड द एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर द मेन। यहाँ बोला कि एट मोस्ट वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट हो सकता है, पॉसिबल है, मेन और करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बीच। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं और मेन फंक्शन के अंदर अगर हम मेन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं, ठीक है, सम पर्टिकुलर कंडीशन भी हमें देना होता है रिकर्जन के केस में, तभी मेरा रिकर्जन टर्मिनेट होगा। ये बार बार ये ये कॉल करता है मेन को, तो हमारा एक सिक्वेंसली एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता चला जाता है उस स्टैक में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉसिबल है बिटवीन करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड द मेन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। फिर सेकंड है द नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बिटवीन द करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो कि एग्जीक्यूशन में है, जैसे कि मेरा मेन एग्जीक्यूशन में है, एंड द एक्टिवेशन रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस, राइट। फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस पे डिपेंड करता है ये। जैसे जैसे हम कम एग्जीक्यूशन हम करेंगे, एक रिकर्सिवली कॉल करेंगे, वैसे वैसे मेरा जो है एक्टिवेशन रिकॉर्ड इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स उस स्टैक का साइज बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तीसरा है द विजिबिलिटी ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन दी एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस। हम जानते हैं ग्लोबल वेरिएबल हमारा कहाँ स्टोर होता है, डेटा सेगमेंट में, डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। इसको एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। किसी भी जब हम सिक्वेंसली भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो जो नया नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड के लिए जो फंक्शन हमारा अ, बन रहा है, कॉल हो रहा है, वो भी फंक्शन उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे द विजिबिलिटी जो है वो जब तक प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूशन में है तब तक ग्लोबल वेरिएबल की विजिबिलिटी होती है। लेकिन लोकल वेरिएबल की क्या होती है, लोकल वेरिएबल का होता है कि जब तक आपका मेथड, आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन में है, तब तक ही वो लोकल वेरिएबल की विजिबिलिटी होती है। यहाँ जब तक हमारा कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, मीन्स जब तक हमारा मेन फंक्शन टर्मिनेट नहीं हो जाता है, तब तक हमारा ग्लोबल वेरिएबल विजिबिलिटी स्टेज में रहेगा, कोई भी फंक्शन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका तो मतलब है थर्ड ऑप्शन जो है मेरा रॉन्ग है। फोर्थ है द रिकर्जन रिक्वायर्स द एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर द रिकर्सिव फंक्शन टू बी सेव्ड इन अ डिफरेंट स्टैक बिफोर द रिकर्सिव फंक्शन कैन बी कॉल्ड। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंट स्टैक में हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सिंगल स्टैक है, सिंगल स्टैक के अंदर ही हम मल्टीपल एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। हियर गिवन रिकर्जन रिक्वायर्स द एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर द रिकर्सिव फंक्शन टू बी सेव्ड इन अ डिफरेंट स्टैक बिफोर द रिकर्सिव फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हम सिंगल स्टैक में ही सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, ओके।
आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर एंड ये जो भी हमने सॉल्व किया है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन गेट 2003 में आया है। इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो है फ्लॉट और फंक्शन है एफ और इसका जो पैरामीटर जो हमने पास किया है वह है फ्लोट एक्स एंड इंट वाई। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास फ्लोट वेरिएबल है पी और एस और इंटीजर आई और एक लूप एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें हमने थ्री वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है एस इक्वल टू वन, पी इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन और आई लेस देन वाई है और आई प्लस। यहाँ सिर्फ आई इंक्रीमेंट हो रहा है, बाकी सभी वन ही रहेंगे। एस भी वन है, पी भी वन है और इसमें कुछ कंप्यूटेशन हो रहा है जैसे पी इक्वल्स टू पी स्टार इक्वल टू एक्स बाई आई। इसको हम लिख सकते हैं पी मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय आई और एस इक्वल्स टू एस प्लस पी। ठीक है, वो जो हम ऑप्शन देखेंगे उसमें गिवन है एक्स टू द पावर वाई, ई टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स। इन ऑप्शन को देख के क्लियरली एक हमें आइडिया मिल जा रहा है कि अगर हम इस फंक्शन को अगर हम कंप्यूट करते हैं तो हमें एक सीरीज फॉर्म मिलेगा, एक सीरीज फॉर्म होगा इस कंप्यूटेशन के बाद और वो सीरीज जो है इनमें से किसी का एक्सपेंशन होगा। मीन्स अगर ई टू द पावर एक्स को हम एक्सपेंड करते हैं तो एक सीरीज फॉर्म होता है, एल एन वन प्लस एक्स को एक्सपेंड करते हुए एक सीरीज फॉर्म होता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग वी विल गेट आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरा फोर लूप फर्स्ट इटरेशन मूव करेगा तो यहाँ एस इक्वल टू वन, पी इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन एंड आई लेस देन वाई। यहाँ पे गिवन है कि वाई का वैल्यू बहुत बड़ा है, लार्जर वैल्यूज है, मीन्स वाई टेंस टू इन्फिनिटी वी कैन से। उसके बाद क्या है कि p मल्टीप्लाइड बाय p इक्वल टू p इंटू एक्स बाई आई। p इक्वल टू फर्स्ट इटरेशन में x बाई आई। इसका मतलब है पहले p क्या था, वन मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय वन, राइट। और s का वैल्यू क्या है, s प्लस पी। इनिशियली s क्या था, वन था और प्लस p x डिवाइडेड बाय वन। ये मेरा पहला इटरेशन है। सेकेंड इटरेशन में क्या है, यहाँ पे i इंक्रीमेंट हो रहा है तो p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाय x बाई आई। तो p क्या है यहाँ, x मल्टीप्लाइड बाय x बाई आई। यहाँ क्या था, वन था और यहाँ क्या है, i का वैल्यू टू हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ पे मेरा वन इंटू टू, ये मेरा p का वैल्यू है सेकेंड इटरेशन में। और s क्या है, s इक्वल्स टू एस प्लस पी। तो s प्लस पी क्या है मेरा, वन प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन इंटू टू। ठीक है, अब थर्ड इटरेशन पे आते हैं। थर्ड इटरेशन में क्या होगा, आई इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा, ओके। और p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई, p क्या वैल्यू था, एक्स स्क्वायर बाई वन इंटू टू। तो p इंटू यहाँ पे p मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई आई। ठीक है, प्रीवियस एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन इंटू टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई आई का वैल्यू क्या था यहाँ, ये आई है, आई का वैल्यू क्या था यहाँ थ्री। इसका मतलब एक्स क्यू डिवाइडेड बाई वन डॉट टू डॉट थ्री। और यहाँ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू एस प्लस पी। एस क्या है, वन प्लस एक्स बाई वन डिवाइड प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन इंटू टू प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई वन इंटू टू इंटू थ्री। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सीरीज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस सीरीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू वन
प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। इस तरह से एक्स 4 आएगा, तो फैक्टोरियल 4। ठीक है, और ये जब तक y एग्जीक्यूट होगा y तक की जाएगा। y जो है इट्स अ लार्ज वैल्यू, और ये जो एक्सपेंशन किसका है, वी नो दैट एक्सपेंशन जो है इसका वो होगा e टू द पावर x का। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें एक चंक ऑफ प्रोग्राम गिवन है, फन फंक्शन, और विद इन फन फंक्शन देयर इज सम लोकल वेरिएबल्स x इक्वल्स टू 1 और k इज द लोकल वेरिएबल, और एक टर्मिनेटिंग कंडीशन गिवन है कि अगर n इक्वल टू 1 होता है तो मेरा जो रिकर्जन हो रहा है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद एक लूप गिवन है फॉर k इक्वल टू 1 से k इज लेस देन n, और हम k को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करके रिटर्न करना है रिजल्ट। और हमारा जो ये फंक्शन है वो मेन फंक्शन से कॉल हो रहा है, जिसमें हम 5 एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो चलिए हम वन बाय वन सिक्वेंसली हम इस रिकर्जन फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हमने फन 5 किया, तो फन 5 एज ए आर्गुमेंट जो है इस फंक्शन में पास हो जाएगा इंट एन में। ओके, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा इस फन 5 के लिए। ओके, और ये 5 चेक करेगा कि n इक्वल टू 1 है कि नहीं, मीन्स 5 इक्वल टू 1 है कि नहीं। ये फॉल्स है, तो फिर ये लूप में जाएगा, और k इक्वल टू 1 इज ए लोकल वेरिएबल। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है लोकल वेरिएबल की, ये सारी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर होगी फन 5 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने किया x इक्वल टू क्या गिवन है, 1 है, 1 प्लस फन k का वैल्यू 1 है, और मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस फन वन जब कॉल होगा तो एक यहाँ पे कंडीशन चेक होगा n इक्वल टू 1, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाय फन 4। ओके, और यहाँ पे k इक्वल टू 1 था, राइट। अब हम फन 4 के लिए हम करेंगे। फन 4 के केस में n इक्वल्स टू क्या है, 4 है, और यहाँ पे भी ये कंडीशन चेक करेगा, ये फॉल्स है, ये लूप में जाएगा, और यहाँ पे भी k इक्वल्स टू 1 है। ओके, यहाँ पे x इक्वल्स टू x का वैल्यू क्या है, 1, 1 प्लस एफ ऑफ k 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 4 माइनस 1 3। ठीक है, उसके बाद फिर फन 3 कॉल होगा। फन 3 के लिए भी एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, यहाँ n इक्वल्स टू 3, और यहाँ लूप में जाएगा k इक्वल टू 1, बिकॉज टर्मिनेटिंग कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस k इक्वल्स टू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 2। ओके, फिर n इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि हमने 2 के लिए कॉल किया है। तो एफ ऑफ 2 के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, राइट। और इसमें क्या होगा कि यहाँ भी ये चेक करेगा कि 2 इक्वल टू 1 नहीं है, तो फिर ये लूप में जाएगा, फिर लूप में x इक्वल्स टू 1 प्लस के का वैल्यू 1 है यहाँ, क्योंकि ये नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, और इसका जो लोकल वेरिएबल भी 1 ही के होगा, और यहाँ पे के इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और 2 माइनस 1 1। अब देखो यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 है। फन 2 के लिए जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना उसमें k इक्वल टू 1 के लिए लूप चला होगा, और ये एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ, और ये 1 प्लस, अगर फन 1 के लिए हम कॉल करें
तो ये रिटर्न करता है x, n इक्वल टू 1 टर्मिनेटिंग कंडीशन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2। ये k इक्वल टू 1 के लिए x का वैल्यू 2 है। अब हम अभी एक्टिवेशन रिकॉर्ड फन 2 में ही है, ठीक है। तो अब जो है इस लूप में हम इंक्रीमेंट करेंगे k इक्वल्स टू 2। जैसे ही k इक्वल टू 2 होगा, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू 2 गिवन है, तो ये लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। और लूप जैसे ही टर्मिनेट होगा तो ये रिटर्न कर देगा x को अपने कॉलर फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ जो फन 2 है उसने रिटर्न क्या किया, रिटर्न 2 किया। ये 2 रिटर्न होके यहाँ आएगा, इसका वैल्यू है फन 2 का, ओके। तो 1 प्लस फन 1 क्या रिटर्न करता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 का वैल्यू दिस इक्वल्स टू 3। अब यहाँ फॉर n इक्वल्स टू 3 के लिए हमने k इक्वल टू 1 का लूप चलाया था। अब मेरा k इक्वल्स टू 2 होगा, k इक्वल टू 2 होगा और n इक्वल टू 3 है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो x इक्वल टू x का वैल्यू क्या है, 3। 3 फन फंक्शन k का वैल्यू 2 है एंड मल्टीप्लाइड बाय n माइनस के, n माइनस के 3 माइनस 2 1, ओके। तो 3 प्लस और फन 2 जब का एक्टिवेशन रिकॉर्ड जब क्रिएट होता है तो उसको वैल्यू क्या मिलता है, 2। देखिए 2 मिल रहा है फन 2 को। यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, नो नीड टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन। तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। अब k इक्वल टू, अभी भी हम फन 3 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ही हैं। अब जैसे ही k इक्वल टू 3 होगा, ओके, k इक्वल टू 3 जैसे ही होगा तो मेरा जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। 3 लेस देन 3 नहीं होगा, फिर इसने रिटर्न 5 कर दिया। ये 5 चला गया इसमें, इसके वैल्यू में, और 1 प्लस, अब हम एफ ऑफ 4 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में है, राइट। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। अब k इक्वल्स टू 2 लेंगे, k इक्वल टू 2 के लिए हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो x इक्वल्स टू 6 प्लस फन 2, मतलब यहाँ पे k होगा 2 और n माइनस के 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 2। आप यहाँ देखोगे 6 प्लस 2 इंटू 2, 2 को भी 2 का वैल्यू, एफ ऑफ 2 का वैल्यू भी 2 है, फन ऑफ 2 का वैल्यू भी 2 है, ठीक है। देन दिस इज 10। अब फिर इंक्रीमेंट होगा k इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के बाद फन ऑफ 2 के लिए फिर एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, जिसकी वजह से हमें ये 2 वैल्यू मिल रहा है, ओके। तो फाइनली हम रिटर्न होके फन ऑफ 4 में ही आ रहे हैं। जैसे यहाँ फन 3 के लिए जो एग्जीक्यूशन हुआ था, यहाँ जो इसने रिटर्न 5 किया, तो फाइनली जब ये फंक्शन 3 के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ फन 3 का, तो हम फिर से फन 4 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आए, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया। सिमिलरली फन 2 के केस में भी ऐसा ही है, फन 2 के लिए वैल्यू 2 आया, इसके लिए भी 2 आया। फाइनली हम फन 4 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आए और मेरा जो k इक्वल टू 2 था अब हो जाएगा k इक्वल टू 3। k इक्वल टू 3 आएगा तो x इक्वल्स टू 10 प्लस फन ऑफ यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 1। ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस फन ऑफ 3 क्या रिटर्न कर रहा था, फन ऑफ 3 रिटर्न कर रहा था 5, है ना। फन ऑफ 3 के लिए जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना उसने रिटर्न 5 किया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय फन ऑफ 1 1 रिटर्न करता है और इक्वल टू 15। और अभी भी हम फन 4 में है, क्योंकि फन 3 फाइनली रिटर्न होके फन 4 में ही आ रहा है। उसके बाद ये k इक्वल टू 4 होगा। जैसे ही k इक्वल टू 4 होगा तो मेरा जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट, क्योंकि 4 इज लेस देन 4 नॉट वैलिड। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 15, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय
16 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 16। अब क्या होगा, ये k इक्वल्स टू 1 के लिए हम सारा कैलकुलेशन कर रहे थे जब हम फन 5 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में थे। अब हम फिर से फन 5 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आ गए हैं, तो लूप जो इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि मेरा फन 5 एक्टिवेशन अभी एक्टिवेशन रिकॉर्ड वैनिश नहीं हुआ है और मेरा फन 5 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लूप में ही हैं फन 5 के फंक्शन में। तो k इक्वल टू 1 के बाद k इक्वल टू 2 होगा, फिर x इक्वल्स टू 16 प्लस फन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 है और 5 माइनस 2 क्या होगा 3। यहाँ पे 16 प्लस फन ऑफ 2 क्या रिटर्न कर रहा था 2 मल्टीप्लाइड बाय फन ऑफ 3 के केस में क्या था, रिटर्न 5 कर रहा था, है ना। फन ऑफ 3 जो है यहाँ पे रिटर्न 5 कर रहा था और फन ऑफ 2 रिटर्न 2 कर रहा था। तो 5 इंटू 2 10 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 26। अब k इक्वल्स टू 3 के केस में, k इक्वल्स टू 3 के केस में x का वैल्यू होगा 26 प्लस फन ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय फन ऑफ 5 माइनस 3 2। ओके, उसके बाद 26 प्लस इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फन ऑफ 3 रिटर्न कर रहा था 5, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय फन ऑफ 2 2 मीन्स 26 प्लस 10 36। ओके, ठीक है। तो अब हम k इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे k इक्वल टू 4 के केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू 36 36 प्लस फन ऑफ k 4 मल्टीप्लाइड बाय फन ऑफ n माइनस k 5 माइनस 4 1। ठीक है, यहाँ पे 36 प्लस फन ऑफ 4 4 के लिए हमने क्या रिटर्न किया था, 4 के लिए हमने 15 रिटर्न किया था। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 15 मेंशन किया, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 51। उसके बाद जब k इक्वल्स टू 5 होगा विद इन फन 5 फंक्शन, तो क्या होगा कि मेरा जो कंडीशन है k इज लेस देन n, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 है, 5 लेस देन 5 ये इनवैलिड हो जाएगा, मीन्स लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ये रिटर्न x कर देगा, मीन्स ये है x की वैल्यू। यहाँ पे आंसर जो होगा मेरा करेक्ट वो होगा 51। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर प्रैक्टिस करोगे देन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस आपको इस तरह के क्वेश्चन में परफेक्ट बनाएगा। अदरवाइज अगर आपने जस्ट देख के आप गए हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और आप एग्जाम में जाके आप ट्राई करते हो, देन चांसेज हैं कि आप गलत रिजल्ट आपको मिलेगा। इसीलिए इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज़ माय फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन रिटन इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, ओके, और फू कैर पॉइंटर ए, और यहाँ पे एक हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि पॉइंटर ए एंड ऑपरेशन पॉइंटर ए इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस, तो ये एंटर करेगा और फू को फिर से कॉल करेगा, ओके, और इस तरह से रिकर्सिवली कॉल करेगा और फाइनली पुट कैर हर एक कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा। ओके, तो चलिए इसको एक बार समझते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन से हमें ये स्ट्रिंग पास करना है। द आउटपुट ऑफ द अबव फंक्शन ऑन इनपुट इज दिस इज व्हाट, मीन्स अगर हम मेन फंक्शन से हमको इस स्ट्रिंग को पास करना है तो कैसे पास करेंगे, विद इन मेन फंक्शन। ठीक है, हमने एक फू लिया और इसको हम पास कर देंगे ए बी सी डी स्पेस देन ई एफ जी एंड एच। ओके, जब ये कॉल करेगा फू को, तो यहाँ पे एज आर्गुमेंट हम कैर पॉइंटर ए मेंशन किए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो कैरेक्टर पॉइंटर ए है, तो कैरेक्टर पॉइंटर ए के लिए एक मेमोरी लोकेट हो जाता है 4 बाइट का। ठीक है,
किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होता है 4 बाइट का, एंड दिस पॉइंटर वेरिएबल विल पॉइंट टू दिस स्ट्रिंग, ओके। ये है तुम्हारा ए बी सी डी देन स्पेस ई एफ जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि इफ पॉइंटर ए एंड पॉइंटर है, पहले बात कि पॉइंटर ए का वैल्यू क्या होगा। अगर पॉइंटर ए का वैल्यू हम एज ए कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे तो हमको आएगा ए, ठीक है, प्रिंट कराने पे। तो पॉइंटर ए का एंड ऑपरेशन कराना है पॉइंटर ए से, विच इज नॉट स्पेस, स्पेस है नहीं है, तो एंटर करेगा। फिर फू ए प्लस वन, मतलब ए प्लस वन मतलब यहाँ पे बी, बी के एड्रेस को हम पास करेंगे कैर पॉइंटर ए में। यहाँ पे बी का एंड ऑपरेशन होगा बी से, नॉट स्पेस, फिर आएगा। तो हम जानते हैं कि जब हम आ, आ, इस फू फंक्शन का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, फू फंक्शन का जो एक्टिवेशन क्रिएट हुआ होगा कैर पॉइंटर ए किसको पॉइंट कर रहा है बेसिकली, ए को, ठीक है। और उसके बाद जब हमने एंड ऑपरेशन किया नॉट इक्वल टू स्पेस, तो फू हमने ए प्लस वन ले लिया, तो मतलब ये इसके लिए डिफरेंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टोर हो गया ए, यहाँ पे स्टोर हो गया बी, थर्ड टाइम फिर यहाँ पे फू ए प्लस वन, मतलब यहाँ से ये अब सी को पॉइंट करने लगा और सी को एज ए आर्गूमेंट पास किया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन फेल नहीं है, और हम जानते हैं कि हर एक के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है। हर एक के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। उसके बाद ए प्लस वन के बाद ये डी को पॉइंट करेगा, तो मतलब अ, यहाँ पे फन डी के लिए कॉल हुआ है, यहाँ पे फन सॉरी फू है, सी के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे फू बी के लिए क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे ए के लिए क्रिएट हो रहा है, और ये यहाँ पे डी आया। फाइनली अब ये स्पेस आया। अब जैसे ही यहाँ पे गए तो फन जो है, फन में आ गया स्पेस फू फंक्शन में, यहाँ पे स्पेस आया, यहाँ पे इसने ये ऑपरेशन किया तो यहाँ पे इसको मैचिंग हो गया, या इट्स स्पेस। तो ये स्पेस जैसे ही है तो ये मेरा कंडीशन फेल हो जाएगा, और ये कंडीशन जैसे ही फेल होगा तो हम अपने प्रीवियस फंक्शन पे रिटर्न हो जाते हैं। मतलब जब ये फू ए प्लस वन जो है वो डी को कैरी कर रहा था, ठीक है, तो उस समय ये कॉल हुआ था, राइट। तो उस समय पुट कैर पॉइंटर ए अगर हम करेंगे तो उस समय इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या था, डी था, तो ये बेसिकली डी प्रिंट कर देगा। यहाँ पुट कैर का मतलब होता है कि वो डी प्रिंट कर देता है। अब देखो, अब डी कहाँ से कॉल हुआ था, अब यहाँ पे डी पुट कैर तो लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट इंस्ट्रक्शन है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन फन डी के लिए। अब जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो अपने प्रीवियस कॉलर के पास जाएगा, तो कॉलर के पास गया सी, क्योंकि जब ये फू सी, जब सी का वैल्यू इसमें था तो उसमें उसने पुट कैर किया पॉइंटर है, तो उस समय इसने सी प्रिंट कर दिया, और उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया। वापस से हम बी पे चले गए, फू बी, यहाँ भी बी प्रिंट किया, फिर फाइनली ए पे आ गए। ए पे आ गए जैसे ही, अब ए कहाँ से कॉल हुआ है, ए कॉल हुआ है मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन से कॉल हुआ है। अगर हम यहाँ पे प्रिंटफ कराएंगे इसके रिटर्न वैल्यू से, कि रिटर्न वैल्यू कोई कैरेक्टर हम पॉइंटर कैरेक्टर पॉइंटर लिए होंगे, तो अगर उसको हम परसेंट एस से हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा, डी सी बी ए रिटर्न करके दे देगा। तो ये मेरा डी ऑप्शन इस केस में करेक्ट है।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम गिवन है। चलो रेड पेन से लिखते हैं इसको। प्रोग्राम गिवन है हैश इंक्लूड str.h एंड int counter। दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। और एक मेरे पास एक फंक्शन है कैल्सी इंट ए इंट बी एज ए आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में हम 481 मेरा पैरामीटर है, ये हम पास कर रहे हैं ए में और बी में। तो हम जब कैल्सी को कॉल करेंगे 481, तो मेरा इंट कैल्सी ए में क्या चला जाएगा 4, बी में चला जाएगा 81। ओके। अब यहाँ इंटीजर्स ये है काउंटर प्लस प्लस। काउंटर मेरा गिवन है प्लस प्लस। ये बेसिकली इनिशियलाइज था 0 से, तो ये हो जाएगा काउंटर इक्वल्स टू 1। हमने इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम मैच करेंगे इफ़ बी इक्वल टू 3। बी क्या 3 के इक्विवेलेंट है? नहीं, बी इक्वल टू 81 है। ओके। तो बी 81 है तो ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और फिर हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे। सी इक्वल्स टू कैल्सी और ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू 81, 81/3 27। ठीक है। अब 427 गया ए और बी में, उसके बाद फिर से काउंटर मेरा इंक्रीमेंट हुआ। काउंटर का वैल्यू हो गया 2। उसके बाद क्या है, फिर ये मैच करेगा बी इक्वल टू 3। फिर हम एल्स पार्ट में जाएंगे। सी इक्वल टू कैल्सी 427/3 9। फिर ये कॉल करेगा कैल्सी 49 को। फिर यहाँ पे मेरा काउंटर प्लस प्लस इक्वल्स टू काउंटर इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे हम मैच करेंगे बी इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू अभी 9 है। तो ये इफ़ कंडीशन में ही जाएगा, एल्स में जाएगा। सी इक्वल्स टू कैल्सी 4 एंड 9/3 3। फिर हम कॉल करेंगे इसको। ये बी में 3 वैल्यू गया। अब क्या होगा कि फिर से यहाँ पे हमने काउंटर को इंक्रीमेंट किया। काउंटर को इंक्रीमेंट किया तो काउंटर का वैल्यू हो गया 4। और इफ़ कंडीशन मैच करता है और ये रिटर्न हो जाता है एंड टू एंड टू। जो भी पर्टिकुलर ए वैल्यू होगा, ए का वैल्यू 4 है, 4 × 4 × 4, ए का वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। बट मीन्स 4 × 4 × 4 मीन्स 64 रिटर्न हो जाएगा। बट हमें प्रिंट क्या कराना है? काउंटर की वैल्यू। और काउंटर हम जानते हैं कि ग्लोबल है, तो ये यहाँ मेन फंक्शन में विजिबल रहेगा वो। और जो भी काउंटर का वैल्यू एक्चुअल होगा वो 4 मेरा एज ए आउटपुट आ जाएगा। ये गेट 2018 में आया था। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके। चलिए अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज माय सिक्स्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि कंसीडर दी फॉलोइंग सी प्रोग्राम। और हमारे पास एक सी प्रोग्राम गिवन है जहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, जंबल फंक्शन, और जिसमें कि जो कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है और एज ए आर्गुमेंट इट इज़ टेकिंग 2 वेरिएबल्स x एंड y। और सम कंप्यूटेशन इज हैपनिंग हेयर। x इक्वल्स टू 2 इंटू x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y। ओके। ये कंप्यूटेशन हो रहा है, यहाँ से हमें x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और मेन फंक्शन में हमने डिक्लेयर किया x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे हमने 2 बार जंबल फंक्शन को कॉल किया है। और फाइनली हमें x की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो चलिए देखते हैं मेन फंक्शन से जो भी एग्जीक्यूशन है सी प्रोग्राम का वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले y इक्वल टू जंबल वाई एक्स। तो y इक्वल टू जंबल वाई एक्स। वाई क्या है मेरा 5, x क्या है 2। ओके। यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 हमने दिया पहला, और दूसरा है 2। जब हम कॉल करेंगे तो मेरा कंप्यूटेशन होगा x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू पहला जो आर्गुमेंट है वो x में जा रहा है। ठीक है।
मीन्स इसका इसका y का वैल्यू इसका इस जंबल फंक्शन का x है, तो 2 × 5, 2 × 5 प्लस y का वैल्यू यहाँ 2 है, इक्वल्स टू 12, और ये रिटर्न कर रहा है x, तो यहाँ पे y का वैल्यू जो है ये जो यहाँ पे y जंबल फंक्शन में जो x का वैल्यू था ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न होगा x, और ये कैच कहाँ होगा, रिटर्न वैल्यू ये होगा मेन फंक्शन के y वैल्यू में, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर हम जंबल फंक्शन कॉल कर रहे हैं x इक्वल्स टू जंबल, ये y की वैल्यू पहले आई है, y के वैल्यू y और x हम इसमें पास कर रहे हैं, तो y की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब जंबल को कॉल करेंगे तो जंबल में जो ऑपरेशन होगा वो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू यहाँ 12 है, प्लस y की वैल्यू y है, y की वैल्यू 2 है, मीन्स 26, एंड दिस वैल्यू इज रिटर्न x, और ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है x में स्टोर हो जाएगा, हम इसको प्रिंट करेंगे तो 26 आंसर, ठीक है, 26। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये 2019 में आया था, ओके। चलिए अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एनसीसी फंक्शन इन सम फंक्शन इन टेक्स्ट इंट वाई। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, सम फंक्शन, और इसमें हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, एंड इट्स रिटर्न वैल्यू इज इंटीजर। ये गेट 2021 में पूछा गया था, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम मेन से कॉल कर रहे हैं, सम फंक्शन 15 to 55। ये बेसिकली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट आपको ये देखना है कि आप कितनी स्पीड से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाते हैं, मेन चीज़ इसमें यही है। तो जब सम फंक्शन से हम कॉल करेंगे तो विद इन सम फंक्शन एज ए आर्गुमेंट जाएगा ये 15 और 255, 15 एंड 255, और ये चेक करेगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, दोनों फॉल्स है, x और y दोनों फॉल्स है। यहाँ पे x ग्रेटर देन y है तो सम फंक्शन x माइनस वाई वाई कॉल होगा, और y ग्रेटर देन x है तो वो रिटर्न सम फंक्शन x और y माइनस x कॉल होगा। हमें देखना है कि एवरी टाइम ये मेरा 255 जो है, ये जो 255 है ये y है और ये x है, ये ऑलवेज y ऑलवेज ग्रेटर देन, जब तक कि वो 15 से y छोटा ना हो जाए, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो y ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे जो मेरा सम फंक्शन है, ये जो मेरा सम फंक्शन है इसमें क्या होगा 15 एंड 255 माइनस 15 कितना हुआ 240, ठीक है। इस तरह से हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, और ये क्या है नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से कॉल करेंगे 15 एंड 240 माइनस 15 कितना हो जाएगा 30 एंड 225। इस तरह से हम कहाँ कब तक जाएंगे, 225 में से 15 रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है 15 एंड 210, 210 से रिड्यूस करते हैं तो 195, 195 से करते हैं तो 195 से करते हैं तो फाइनली 90 एंड 180। हम जानते हैं 180 इज डिविजिबल बाय 15, राइट, 210 इज डिविजिबल ऑफ 15, 225 इज डिविजिबल बाय 15, 15 225, इसका मतलब 15 से ये डिविजिबल हो रहा है, तो एट लास्ट डेफिनेटली हमारे पास 15 आएगा, ठीक है। एट सम मोमेंट ऑफ टाइम मेरे पास y माइनस एक्स का, क्योंकि हर सीक्वेंस में हम जो है क्या कर रहे हैं, हर इटरेटिव कॉल में हम 15 रिड्यूस कर रहे हैं, तो फाइनली y माइनस एक्स का वैल्यू 15 आएगा, क्योंकि ये 255 15 से डिविजिबल है, ओके। तो क्या होगा यहाँ कि यहाँ 15 और 15 ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे इफ़ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे रिटर्न एक्स हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पे मेरे पास 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए हम
7 क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी रिकर्सिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अदरवाइज दिस वीडियो बिकम्स लार्जर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटा वीडियो ही रहे। और अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे रिकर्सिव से रिलेटेड, वो दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।